सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जे प्रोग्राम का एक नया शुमारा और प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मंगलवार है, मई के महीने की 9 तारीख 1444 हिजरी के माह शवाल की आज 18 तारीख है। और हस्ब दस्तूर प्रोग्राम के एक नए शुमारे में एक नए मेहमान से आपकी मुलाकात करानी है। और प्रोग्राम में रिवायत के मुताबिक अखबारात की सुर्खियाँ और मौसम के हवाले से अपडेट्स, शहराओं के ताल्लुक से जानकारियाँ, ये सब कुछ होगा आज के शुमारे में भी। और हस्ब दस्तूर दो मेज़बान आपकी खिदमत में रहेंगे। मैं अजहर हूँ और मेरे हमरा हैं इकरा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं अजहर? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। मामला ये हो जाता है हम होस्ट के साथ कि ये प्रोग्राम जो है हमारे लिए भी मुलाकात का एक जरिया बनता है जी। और बहुत खुशी होती है जब इस तरह से मुलाकात होती है जी, क्योंकि हम सभी अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि अपने कलीग्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, इवन अपने फैमिली के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया है। हालांकि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब वक्त बीतता है फिर इंसान को अंदाज़ा हो जाता है यार अपने काम के साथ में इतना मसरूफ़ रहा या अपनी ज़िंदगी के मामलात को चलाते हुए मैं इतना मसरूफ़ रहा कि मैं कई चीज़ें जो है मुझसे छूट गई, मुझसे खो गई, या जो वो क्वालिटी टाइम है मैं स्पेंड नहीं कर पाया अपने खास लोगों के साथ। और फिर आगे जनरेशन जो होती है, जब एक उम्र को हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, उन तक जब कुछ ऐसे लम्हात हमें शेयर करने होते हैं ना, हम क्या उनके साथ शेयर करेंगे जब हम काम के साथ ही बिजी रहेंगे। वेरी राइट। तो मुझे लगता है कि वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपने बिजी शेड्यूल में भी कुछ लम्हात निकालें अपने ख़ास लोगों के लिए, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए। ईद से कबल मेरी बात हुई थी, नहीं बल्कि ईद के बाद मेरी बात हुई थी अमार से, ताबिश से, नाजमा से, सभी से बात हुई। तो फिर हमारी बड़ी प्लानिंग थी कि अब ईद के बाद हम मिलेंगे। मुझसे तो नहीं हुई। आपने फ़ोन करना था, आपने किया अच्छा, ठीक है, हम सबने फ़ोन किया। खैर वो हमने बड़ी प्लानिंग की थी, अब हमें मिलना है ईद के बाद, बिकॉज अब माह रमज़ान में माशाल्लाह से एक हमारा बड़ा टाइट शेड्यूल रहता है इबादत के हवाले से। तो लेकिन वो फरागत ही नहीं मिली। अब देखिए इतने दिन बीत गए, नहीं मिल पाए हम। इंशाल्लाह ज़रूर हम वक्त निकालेंगे और इंशाल्लाह मिलेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। तुम वनो कि यथ हफ्तस मज कथ मौजूस पे गई सारी खुद ज्यादा कथ? कश्मीर में तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो मौजू छाया रहा, जिस पर बातें हुई, वो मौसम के हवाले से ही बिल्कुल सही। यस, मौसम के हवाले से बातें हर जगह हो रही हैं। अच्छा, घर की बात करें, दफ्तर की बात करें, या अदरवाइज जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह ये बात हो रही है यार, ये बारिशें अब कब हमें पीछा छोड़ देंगी। आपको पता है इससे बढ़कर जो बात रही वो ये कि मेरा अंदाजा था, मेरा ख्याल था कि शायद G20 के हवाले से ज्यादा बात होगी, शायद स्मार्ट सिटी के हवाले से ज्यादा बात होगी, लेकिन ताजुब की बात यह है कि मौसम के हवाले से सबसे ज्यादा बात हुई। मौजू छाया रहा, बिल्कुल सही कह रही हैं। 10 बजे देखें आप, अच्छा आसान ताप, तम पत पतो ब्रो 12 बजे अच्छा रूद, 3 बजे बोजान कि बालई इलाकन हसा पे शीन, यथ मज गुलमर्ग तो सोनमर्ग अस निश वनकनस एग्जांपल तल पे रात शीन, पीर पंजाल रेंजस मज पे रात शीन, तो वादे चनाब के इलाके तरह स्कूल पे बंद करें क्या त्यूता रूद पे। अच्छा, जो तुम वो ना ये मौसम कैफियत सुबह ताप पत दोहल रूद या ओबर, फयाज तिलकनी साहब सन मशहूर शायर कशर जबान तमो वोनमुत ज क्राय सुबहन तो श्रान हू शामन। अच्छा, क्राय सुबहन तो श्रान हू शामन दफ मिजाज मौसमन से। क्या बात है, क्या बात है। जिस तरह से हम कुछ दिन कबल नियाज भाई और मैं प्रोग्राम कर रहे थे, तो हम इसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि इसका बराह रास्त असर हमारे मूड पर भी पड़ता है। जिस तरह का मौसम होगा हमारा मूड भी वैसा ही बनता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो मौसम के हवाले से बात चली है और मौसम के बारे में हम अदरवाइज भी बात करते हैं, क्योंकि वो और मैं इस हवाले से मैं बड़ी इंटेलिजेंट हूँ। मैंने इसलिए मौसम के हवाले से बात छिड़ी क्योंकि मुझे पता है मुझे नाज़रीन कनेक्ट कर पाए, और प्रॉपर्ली कनेक्ट करना एंकरिंग में ये बड़ा हुनर माना जाता है। तो चले बताएं मौसम जी बिल्कुल। नाज़रीन मोहतरम, आपको यकीनन इंतजार रहता है कि मौसम के हवाले से हम आप तक ज़रूरी मालूमात पहुंचाएं, तो खुश हो जाएं आप कि आज से ये बताया जा रहा है कि मौसम में बेहतरी आने की उम्मीद है। जी हाँ, 12 तारीख तक बताया गया है कि मौसम में बेहतरी रहेगी, ड्राई वेदर रहेगा। और साथ ही टेम्परेचर के हवाले से अगर हम बात करें तो श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जम्मू में 30 डिग्री सेल्सियस और लेह में 6 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है।
साथ ही आपको इंतज़ार रहता है कि ट्रैफिक के हवाले से भी हम आप तक ज़रूरी मालूमात पहुँचाएँ। यकीनन प्रोग्राम का अहम जुज़ है। तो जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त होगी। वही जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उन्हें आज नवयुग टनल से जम्मू की ओर चलने की इजाज़त होगी। वही जो SSG रोड है, जिस तरह से हम अभी अर्ज़ कर ही रहे थे कि बर्फबारी की वजह से उस रोड को फिलहाल बंद कर दिया गया है। SSG रोड को फिलहाल बंद कर दिया गया है स्नो एक्यूमुलेशन की वजह से। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द ये रास्ता भी आमदोरफ्त के लिए बहाल हो। और साथ ही मजीद मालूमात हासिल करने के लिए हम तो आपसे यही दरख्वास्त करते रहते हैं प्रोग्राम में कि आप रख्त सफ़र बांधने से पहले अब एक दफ़ा ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता ज़रूर कायम करें। नंबरात इस वक्त TV स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं, नीचे स्क्रॉल भी हो रहे हैं। राइट, यस जानकारी मौसम के हवाले मौसम मुतलिक गई वारिया कथ प्रोग्राम के आगाज मज यह सो टॉपिक यथ मुतलिक शायरो वारिया के लिखमुत किताब से लिखना आमच आजकल पे जन इकरा वन तो बह अर्ज करान आजकल सोन यह पसंदीद मौजू बनियोमुत अत पे वारिया कथ करान तो अल्लाह ताला में गो यह दुआ प्रथ कह मौसम यीन सानि खतर खुशियन हज शिश हेत शिश खुशियन हुंद पैगाम हेत प्रोग्राम का आगाज करान मौसीकी सत अलग अलग दोहन अलग अलग इंतखाब एजाज राह साहब ज़ाती तौर मे सड़ा पसंद इन सड़ा खूबसूरत आवाज़ तो प्रोग्रामस मज वक्तन फवक्तन इहज़ खूबसूरत आवाज़ मज तम कशर बात वातनावन तो आज कुछ बात इहज़ आवाज़ मज तुंद खतर तो पन्ने खतर तमिक इंतखाब कोर्मुत यह जाना कह क्यू शीट्स मज सिर्फ लिखित सिंगर एजाज राह तो यह सानि खतर सरप्राइज वलियो करो प्रोग्राम का आगाज ये मेहमान। मकर गुफ्तार दीदार तस्दीदन सीरस मकर गुफ्तार दीदार तस्दीदन यस हसले हुक्कार दीदार तस्दीदन मसलुक मानेगार मौलवी छु फरमावन मसलुक मानेगार मौलवी छु फरमावन खुशकुन मजहबदार दीदार तस्दीदन खुशकुन मजहबदार दीदार तस्दीदन यस हसले हुक्कार दीदार तस्दीदन गजियस मन कलनार
सोखन दजियस मन कलिनार सजता सिरो सोखन बजतस लोलच तार दीदार तस्दीदन बजतस लोलच तार दीदार तस्दीदन यस हसले हुकार दीदार तस्दीदन क्या सुमंज मारकन है कि उस अश्कुन बार थे कि क्या सुमंज मारकन छुस पेकी पेकी क्यों जहार दीदार तस्दीदन छुस पेकी पेकी क्यों जहार दीदार तस्दीदन यस हसले हुकार दीदार तस्दीदन करतन अहमद रहो सरकार दरबार सर करतन हर मुख दर मिलकार दीदार तस्दीदन हर मुख दर मिलकार दीदार तस्दीदन यस हसले हुकार दीदार तस्दीदन यस हसले हुकार दीदार तस्दीदन गरम चाय की चुस्कियों के साथ एक मर्तबा फिर से आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। और जिस तरह से हमने सॉन्ग से पहले कहा ही था कि ये हम सब के लिए एक सरप्राइज़ है, तो हमें ये ज़रूर बताइएगा कि ये सरप्राइज़ आपको कैसा लगा। हमें तो यहाँ स्टूडियोज़ में बैठ के बहुत अच्छा लगा, हम इस गाने को बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हाँ, आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं बराह रास्त। इस वक्त आप हमें अपने एंड्रॉयड फोन्स के जरिए से देख रहे हैं। आप लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब के जरिए से भी हम आप तक पहुंचते हैं सॉरी क्या करें, गला ही ख़राब है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि मौसम का असर है तो बराह रास्त मौसम का असर मेरे गले पर भी पड़ा। का इंतजाम भी है नमकीन चाय वो मैं ज़रूर लूंगी। नमक के मामले में ज़्यादा मेहरबान रहे हैं हमारे साथी, आज नमक इसमें बहुत ज़्यादा डाला है, तो एतदाल का ख्याल रखें। देखिए, इस प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है और खुसूसियत है वो ये है कि ये न्यूज़ प्रोग्राम नहीं है, ये नॉन फॉर्मल प्रोग्राम है। हम ये समझते हैं कि जब हम आपसे मुखातिब होते हैं कि आपको पूरा वो फील मिले कि हम आपके ड्राइंग रूम्स में, आपके बावर्ची खानों में आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, तभी वो फील आता है। और मॉर्निंग शोज़ का मुझे लगता है बेसिक जो है फॉर्मेट है वो ऐसा ही होता है कि अपने नाज़रीन को आप ये बराबर महसूस कराएं कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं एक इनफॉर्मल तरीके से। खैर, हम यही कह रहे थे कि लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको ये गाना और हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। खैर, प्रोग्राम के सिलसिले को हम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे कबल हम लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। जल्द हाजिर होते हैं। मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया।
वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। ये कमर्शियल हम भी बगौर देख रहे थे और इसमें एक लाइन बहुत ही मुतासिर कुन है, वो ये कि औलाद की खुशी से जगमगाया। औलाद की खुशी वाकई एक बहुत बड़ी खुशी है और परवरदिगार की अजीम नियामतों में से एक नियामत औलाद है। और औलाद की हकीकी मानों में वो कदर जानते हैं जिन्हें परवरदिगार कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए इस चीज़ से महरूम रखता है। लेकिन आजकल के जदीद दौर में जहाँ साइंस ने बहुत तरक्की की है, जो नाउमीद हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक उम्मीद पैदा हो गई है। और जिस तरह हम पहले भी इस मौजू के ताल्लुक से बात करते आए हैं और हमें खुशी है इस बात की कि आज भी इसी अहम मौजू के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। और आज का ये प्रोग्राम भी आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। और इसी सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ रहेंगे प्रोग्राम में डॉक्टर वरीश कुमार। आपका बहुत इस्तकबाल और बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवर होने के लिए। और मैं चाहूँगा कि इकरा जो है बातचीत का आगाज करें। इसे कभी ऐड चल रहा था तो मेरे ख्याल से लोगों को ये तस्वर होगा कि ऐड से सीधे निकलकर यहाँ आप तशरीफ फरमाएं और हमारे लिए खुशबख्ती रहती कि हम आपको यहाँ जब भी दावत देते हैं तो आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। आगाज़ में जो कि हमने लास्ट एपिसोड में भी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से तो बात की थी, लेकिन हम चाहेंगे एक मरतबा फिर से मुख्तसरन ही हमारे नाज़रीन के लिए, उन नाज़रीन के लिए जो शायद आपको पहली मरतबा देख रहे हैं, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। इकरा, सबसे पहले तो वरदान इनफर्टिलिटी की IVF सेंटर की अगर मैं बात करूं तो ये सेंटर मैंने ईयर 2000 में इस्टेब्लिश किया था जी। एंड ऑलमोस्ट कोई 35,000 से 40,000 कपल्स अच्छा जिनके घर में औलाद नहीं थी उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करने में हम लोग कामयाब हुए। वर्ल्ड के डिफरेंट कॉर्नर से आए, कश्मीर से भी थे, वर्ल्ड के डिफरेंट और कंट्री से भी थे। सो बहुत सारे ऐसे कपल्स जिनको ये प्रॉब्लम थी, जिनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान IVF क्लिनिक में आके उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया और डिफरेंट प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करते हुए जो इंटरनेशनली यूज़ होते हैं प्रोसीजर्स, जब उनको यूज़ किया गया और उनको जब हमने फैसिलिटेट किया तो बहुत सारे ऐसे कपल्स को सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हुआ। उनके घर में आज औलाद है। वरदान की फर्स्ट IVF बेबी जो कनाडा की है, आज उसकी एज जो है दैट इज 23 ईयर्स। अरे वाह क्या बात। सो 23 साल की बेटी है जो वरदान की फर्स्ट IVF बेबी है। मेरे ख्याल से शायद पेरेंट्स का उनके फ़ोन आया था कि शायद अगले साल उसकी मैरिज भी उन्होंने फिक्स कर दी है। वेरी नाइस। सो इस तरह का एक जर्नी रही है, इस तरह का एक एक्सपीरियंस रहा है, इस तरह का एक पूरी एक जिस जर्नी में बहुत सारे ऐसे कपल्स जिनके साथ हम लोगों ने खुशियां बांटी, हम लोगों ने उनको लाइफ में कंट्रीब्यूशन दी कि उनके घर में खुशियां आ सकें। तो डेफिनेटली एक प्राउड फीलिंग होती है कि इनफर्टिलिटी जिन लोगों में थी, जो IVF के जरिए प्रेगनेंसी अचीव करके खुशियां ले सके हैं वरदान से, हमें बहुत अच्छा लगता है और वी आर ऑलवेज देयर टू सर्व सच कपल्स। डॉक्टर वरीश, इससे कबल इस किस्म की फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ मौजूद नहीं थी। अब जबकि मगरमल बाग में आपने ये सेंटर कायम किया है, हाउ इज द रिस्पॉन्स ऑफ पीपल? देखिए 3 साल हो गए मगरमल बाग में हमने वरदान IVF क्लिनिक सेटल किया। कश्मीर में पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट कोई 300 प्लस ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने अपना सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कराया जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही प्रेगनेंसी अचीव कर गए, बट 300 से ज़्यादा कपल्स प्रेगनेंसी अचीव कर चुके हैं, जिनमें ट्विन्स भी हुए हैं, ट्रिपलेट्स भी हुए हैं। अच्छा, ओके। और पहला साल हमारा था जब हम पेशेंट को एजुकेट करते रहे कि बेसिक रीज़न जो है उनका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ओके। कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनको यूज़ करके एक कपल सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करवा सकता है। कश्मीर में वो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, बट बेसिकली बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस, जो मौसम है, जो यहाँ का टेम्परेचर है, जिसमें बहुत सारा वेरिएंस है, मॉइस्चर है, हीट है, ड्राइनेस है, ये सब चीज़ें जो हैं कई बारी उस प्रोसीजर को उस तरीके से कामयाब नहीं होने देती हैं जो कि एक नॉर्मल प्लेन्स में जो वेदर है और जो वहाँ पे जो मौसम होता है। बिल्कुल।
सो फर्स्ट ईयर वाज द एजुकेशन टू द पेशेंट्स। लोगों को बहुत सारी मालूमात दी गई, बहुत सारा कुछ समझाया गया कि इस तरीके से ये। नेक्स्ट ईयर से फिर हम लोगों को पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने का मौका आया। अच्छा। सो उसके बाद पेशेंट का एक जो विश्वास है, जो पेशेंट का फेथ है ट्रीटमेंट प्रोसीजर में, हमारे प्रोसीजर में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने देखा, जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को देखते हुए हम लोगों ने मेंटेन किया है। एक प्रॉपर टीम वर्क को यूज़ किया गया ताकि उनको ये समझ आ सके कि दिस इज़ नॉट ए वन मैन शो, इट इज़ नॉट अ पर्सन सिंगल मैन शो। सो इट्स ए टीम बेसिकली, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट है, काउंसलर्स हैं, सर्जन्स हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद उन लोगों को पूरा टेक्नीशियंस जो हैं, ये सारा जो टेक्निकल काम है इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए कुछ ऑलमोस्ट 15 से 20 लोग हैं जो एक कोऑर्डिनेशन टीम बनाते हैं। अच्छा। इस तरीके से जब ये सारा टीम वर्क होता है तो डेफिनेटली पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। सो जब इतना सारा टीम वर्क इकट्ठा होता है, उस तरीके से काम करते हैं, तो डेफिनेटली उसका एडवांटेज पेशेंट को मिलता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया जलंधर में भी और अमृतसर में भी, हमारे 2 सेंटर्स हैं। मैंने 2000 में जलंधर में IVF सेंटर स्टार्ट किया था एंड 2016 में हमने अमृतसर में एक यूनिट स्टार्ट किया। अच्छा। सो ये दोनों यूनिट्स जो हैं वो जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रैक्टिस होती है जी, इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो दोनों सेंटर्स में इक्वली हमने देनी शुरू की ताकि पेशेंट को ट्रैवलिंग हैजर्ड्स ना हो, कहीं पे पेशेंट को ये ना लगे कि हमें अमृतसर में ही कराना है या हमें जलंधर में ही कराना है। तो अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, जैसे फ़्लाइट्स हैं, श्रीनगर से अमृतसर की फ़्लाइट्स हैं तो पेशेंट वहीं पे स्टेशन हो जाते हैं। कई पेशेंट्स हैं जिनको ये होता है कि नहीं जलंधर पुराना है तो हम वहाँ चलते हैं क्योंकि वहाँ पे शायद ज़्यादा बेटर होता होगा। तो हमारे लिए दोनों जगह एक जैसी हैं। सो ऐसी फैसिलिटीज़ को जब हमने इंट्रोड्यूस करा, कश्मीर में बहुत एक कॉन्फिडेंस लोगों को आया कि बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो वो 10 लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सो एक क्लोज कम्युनिटी है, एक कम्पैक्ट कम्युनिटी है, तो डेफिनेटली उन लोगों में जिनमें खुशियाँ आई, बहुत सालों के बाद आई, तो उनको ऐसे लगा कि हम भी अपनी खुशियों को दूसरों के साथ शेयर करें। और वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ही बेसिकली ऐसी चीज़ों की पब्लिसिटी हो जाती है। जब किसी का फायदा होता है तो वो और 10 लोगों को बोलता है। बेसिक एक चीज़ अगर मुमकिन होता तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते कि कश्मीरी में हमें समझाएं, लेकिन अब आपको 3 साल हो गए, हम उम्मीद करेंगे 1-2 साल में आप पूरी तरह कश्मीरी भी सीख पाएंगे। मैं कोशिश जरूर करूंगा कश्मीरी में आपसे कुछ इस हवाले से मशावरत हासिल करेंगे। अच्छा, ये एक बेसिक सवाल, बुनियादी सवाल कि एक आम इंसान जिसे नहीं पता कि किस किस्म का ट्रीटमेंट होता है, ये कैसे होता है, उसे समझाने के लिए बता दीजिएगा जो देख रहे हैं अभी प्रोग्राम कि किस किस्म का ये ट्रीटमेंट है। अजहर देखो, सबसे पहली बात, जब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हर गायनेकोलॉजिस्ट इस ट्रीटमेंट को इनिशिएट कर चुकी होती हैं पहले। अच्छा। क्योंकि जब भी किसी कपल में प्रेगनेंसी नहीं आती तो वो एक लेडी डॉक्टर के पास या किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं। मुझे ऐसे समझ में आती है कि कोई भी कपल अगर 1 साल से अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है, अच्छा, मेडिसिन ले रहा है, उसको प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो उसे एक स्पेशलिस्ट को जरूर मिल लेना चाहिए ताकि उनको पता लग सके कि इतना सारा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी क्या ऐसे रीजंस हैं जिनसे उनको सक्सेस नहीं मिला, उनको प्रेगनेंसी नहीं हुई, और फिर कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो उनको करवा लेने चाहिए ताकि उन्हें प्रेगनेंसी अचीव करने में मदद मिल सके, उनको प्रेगनेंसी अचीव करने में कामयाबी हासिल हो सके। सो मेरा ये मानना है कि कपल्स को पहले तो जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, किस तरीके की इन्वेस्टिगेशंस होनी ज़रूरी है, बेशक वो मेल रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस हो, फीमेल रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हो। सो दोनों में नुक्स हो सकता है, कई बार हस्बैंड में भी नुक्स होता है, वाइफ में भी नुक्स होता है। सो इन्वेस्टिगेशन एक बार जब कंप्लीट होती है तो डायग्नोज बनता है कि क्या रीज़न है जिसके कारण इस कपल को प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही, और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो उनका ट्रीटमेंट है उसको हम लोग इनिशिएट करते हैं ताकि जल्द से जल्द उनको कामयाबी मिल सके, जल्द से जल्द वो प्रेगनेंसी अचीव कर सकें और उनके घर में खुशियाँ आ सकें। अच्छा डॉक्टर वरीश, वी हैव कम अप विद दिस थॉट एंड वी हियर अ लॉट अबाउट इट कि इनफर्टिलिटी रेट यहाँ कश्मीर में दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है, जो कि आपके मुशाहिदे में, आपके तजुर्बे में ये बात तो ज़रूर आई होगी क्योंकि आपने कहा 3 साल से आप ये सेंटर यहाँ चला रहे हैं। क्या लगता है आपको हमारे यहाँ कश्मीर में इस हवाले से क्या सिनेरियो है? थोड़ा सा इनफर्टिलिटी रेट ज़्यादा है,
बहुत सारे डिफरेंट रीजंस भी हैं। अच्छा। ओके। एक तो वेदर कंडीशंस थोड़े से जो एक जनरल कंडीशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा। फिर उसके बाद थर्ड आता है डाइट्स, जो बहुत ज़्यादा मसाले और बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन और ये सब। फोर्थ इज व्हेन आई सी मोस्ट ऑफ द मेन दे आर स्मोकर्स। राइट। सो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा। एक बिकॉज ऑफ दिस हीट, जो आप घरों में हम लोग हीट यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण भी बहुत सारा जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है, ये सब चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट होती हैं। अच्छा। ओके। फिफ्थ रीज़न अगर मैं देखना चाहूँ तो सबसे बड़ी कि एजुकेशन इस सब्जेक्ट के ऊपर लोगों को कम है। लोग जिसको कहते हैं कि सुनी सुनाई बातें हैं, उन पर यकीन करते हैं। परसेप्शंस Yes. और ये नीम हकीम प्रोग्राम, ये सब जो चीज़ें हैं, और जो जिसको कहते हैं कि देसी नुस्खे, हाँ हाँ। इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको नेचुरल सब कुछ हासिल हो जाए। नेचुरल हासिल हो जाता है, बट क्वेश्चन है कि जिनमें नहीं हो सकता है उनमें या efforts जिनमें नहीं हो रहा है तो उनको हेल्प ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। और मेडिकल साइंस एक ऐसा जरिया है जिसके कारण कोई भी कपल अगर इस प्रॉब्लम के साथ है तो उसको उसका सोल्यूशन मिलना चाहिए, उसको उसका कोई हल निकलना चाहिए। क्योंकि इस प्रॉब्लम को लेके बहुत सालों तक आप इफेक्टेड नहीं रह सकते, बिकॉज ये एक ऐसा नासूर है जो रोज एक हस्बैंड और वाइफ में जागता है। फिर उसके बाद ऐसे लगता है कि पता नहीं कब हमारे घर में औलाद आएगी, कब हमारे घर में खुशियां होंगी। तो मेरा ये मानना है कि जितना जल्द इसको सॉल्व कर दिया जाए, जितना जल्द इसको हल कर दिया जाए, उतना बेटर है। अच्छा, हमने देखा है पिछले चंद वर्षों के दौरान, चूँकि इस प्रोग्राम में मौलजीन से भी हम बात करते हैं और दूरदर्शन श्रीनगर एक डेडिकेटेड प्रोग्राम तिब के हवाले से, इलाज मौलजे के हवाले से भी टेलीकास्ट करता है। डॉक्टर ऑनलाइन की हम बात करें या दूसरे ऐसे प्रोग्राम, ये आपसे जानना चाहेंगे एक मौजू जो अक्सर गुफ्तगू में आता है, PCOD। एक अक्सर एक ऐसा मसला, एक ऐसा प्रॉब्लम जो हम ख़वातीन में आजकल देख रहे हैं। क्या रीज़न है इसका और क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है? देखिए, PCOD बेसिकली एक फीमेल में ऐसी स्टेज है जिसमें जो हार्मोन है वो उल्टे हैं। ओके। वो हार्मोन उल्टे होने का मतलब कि जैसे एक हार्मोन है जिससे कि एक लेडी को एग बनता है, हाँ। और एक हार्मोन जो उसको रिलीज करता है। जब FSH लेवल जो है बॉडी में, जो एग बनाने वाला हार्मोन है, वो अगर कम है और जो एग को रिलीज करने वाला हार्मोन है LH, वो अगर ज्यादा है तो ऐसे कंडीशन में वो PCOD है। ऐसी कंडीशन में इसका कोई परमानेंट हल नहीं है, बट इसके बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं। अच्छा। जिनको लेके कम से कम इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, पर इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, ठीक। अगर वो PCOD है, दैट मीन्स कि उनके फैमिली में कहीं ना कहीं कोई डायबिटिक जीन्स हैं, एक रीजन हो सकता है। अच्छा, ओके। नंबर 2, उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो सकता है जिसके कारण उनके हार्मोन्स कंट्रोल में नहीं है। राइट। थर्ड इज द डाइटरी हैबिट्स। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि हार्मोन कंट्रोल में नहीं है, तो उनको कुछ मेडिसिन से सप्रेस किया जा सकता है, पर रिवर्स नहीं किया जा सकता। ओके, ओके। सो जब कोई चीज़ सप्रेस होती है तो डेफिनेटली बहुत सारी लेडीज़ में उसको एडवांटेज मिलता है, उनको कामयाबी मिलती है नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव करने में। कई बारी लेडीज PCO होती हैं पर उनको पहले बच्चा हो गया होता है नेचुरल। अच्छा, अच्छा। कुदरत ने एक अपना जो रोल प्ले करना था, वाले का है जी। सो कुदरत ने जो अपना रोल प्ले करना है उनमें हुआ, उनको प्रेगनेंसी हो गई। उसके बाद कितने सालों से वो ट्राई कर रहे हैं, उनको पता लगता है कि मैं तो PCOD के साथ सफ़र कर रही हूँ। सो उन कपल्स को फिर हैरानी होती है कि मुझे पहला बच्चा कैसे हो गया, मेरे को अचानक PCOD क्यों हो गई। 30 to 40% फीमेल्स में PCOD होने के बावजूद नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाती है। ओके। 50-60% पेशेंट्स हैं जिनमें प्रेगनेंसी ही नहीं आती, बिकॉज ना टाइम पे एग बनता है और ना टाइम पे एग रिलीज होता है, और उनके जो पीरियड्स हैं वो डिलेड रहते हैं। ओके। मीन्स जैसे एक नॉर्मल लेडी को पीरियड्स जो हैं वो 26-28 डेज पे आते हैं, ऐसी लेडीज में पीरियड्स की कोई लेंथ नहीं है। वो 30 डेज भी हो सकते हैं, 40 डेज भी हो सकते हैं, कई बारी 60 to 90 डेज भी हो सकते हैं। 2-2, 3-3 महीने एक लेडी को पीरियड्स ही नहीं होते। ओके। राइट। जब पीरियड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम एग बनने का जो है वो डिसाइडेड नहीं है नेचर वाइज। अब नॉर्मली हम जब देखते हैं कि एक लेडी को नेचुरल प्रेगनेंसी होने के लिए बेस्ट टाइम क्या है, तो हम देखते हैं कि पीरियड्स के 11th डे से 18th डे तक एग बनता है और एग रिलीज हो जाता है। और इस दौरान अगर हस्बैंड और वाइफ अगर एक साथ रह रहे हैं
तो उनको प्रेगनेंसी अचीव करने में सफलता मिलती है, उनके चांसेस बेटर हो जाते हैं। अगर उस कपल में सब कुछ ठीक है, बट जिस लेडी के पीरियड्स ही 50-60 डेज पे आते हो, तो उनको यही नहीं पता कि उनको कब साथ रहना है, कब उनको एग बना, कब उनको एग पूरा रिलीज शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। वो शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। सो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स जो कि एग बनने से लेके एग रिलीज होने तक जो कंट्रीब्यूट करते हैं एक साइकिल में, वो सारा कुछ जो है वो उल्टा पुल्टा हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि FSH कम हो जाता है, LH ज्यादा। नॉर्मली क्या होता है, FSH ज्यादा होता है, LH कम होता है। सो मेडिसिन, डाइट कंट्रोल, अपना जो रूटीन है जिसको कहते हैं लाइफस्टाइल, उसको चेंज इन सब चीजों को बेटर है कि एक डॉक्टर से अच्छे से समझा जाए। मशवरा ले लें जी। अपना वेट प्रोग्राम, वेट लॉस प्रोग्राम जैसे है, क्योंकि नॉर्मली PCODs जो है हमने ये देखा कि वो एक नॉर्मल से ज्यादा वेट होता है। सो कुछ मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं जी। कुछ हमने देखा है कि उनका लाइफस्टाइल चेंज करने से बहुत सारी चेंजेस आ सकते हैं, और उनको कंसल्ट कर लेना चाहिए एक स्पेशलिस्ट से कि किस तरीके की दवाइयाँ यूज़ करके वो जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। राइट डॉक्टर साहब, हमें एक वक्फे के लिए रुकना होगा, क्योंकि प्रोग्राम में आप इससे कबल भी आए हैं। आप जानते हैं कि टाइमिंग पूरी दी होती है हमारे क्यू शीट में, कब रुकना है और कौन कौन से सेगमेंट्स इंक्लूड कर रहे हैं। तो फिलहाल वक्फे का वक्त हो रहा है। वक्फे के उस पार हम अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। आप कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे भी तो मोबाइल फोन तो आपके साथ है ही। आप यूट्यूब पर देखते रहें गुड मॉर्निंग JNK। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। वेलकम बैक। इस ऐड के बाद मेरे ख्याल से मुझे अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं कि हमारे साथ आज प्रोग्राम में कौन तशरीफ़ फरमा है। फिर भी जिन दोस्तों ने अभी अभी अपना TV सेट ऑन किया उनको बताते चलें कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर वरीश कुमार हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। बातचीत का सिलसिला हम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे कबल जिस तरह से आप जानते हैं कि हम पे कुछ जिम्मेदारियाँ आयद होती है, अखबारात की सुर्खियाँ हम आप तक प्रोग्राम में पहुँचाते हैं। अपने गेस्ट से पहले हम इजाज़त लेते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। मेरे पास एक मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा है और इस अंग्रेज़ी रोज़नामे में ये खबर शाया हुई है, एक्सट्रीमली रेयर बर्ड वेस्टर्न ट्रैगोपॉन स्पॉटेड इन कश्मीर। जी, अंग्रेजी अखबार की सुर्खी सुनिएगा नाजरीन। उनकी 2 सुर्खियां जो आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली सुर्खी सुनिएगा, डेलीगेट्स फ्रॉम 9 फॉरेन कंट्रीज लाइकली टू पार्टिसिपेट इन Y20 इवेंट एट कश्मीर यूनिवर्सिटी। मीटिंग विल हेल्प यूथ टू शेयर देयर आइडियाज ऑन हाउ टू एड्रेस एंड मिटिगेट इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और एक सुर्खी, अनसीजनल स्नोफॉल इन कश्मीर अफेक्ट्स नॉर्मल लाइफ। स्कूल्स फॉर स्टूडेंट्स अप टू क्लास 8 क्लोज्ड इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स ड्यू टू हैवी रेन्स, फ्रेश स्नोफॉल। मकामी उर्दू रोजनामे से आप तक 2 अहम सुर्खियाँ पहुँचाएंगे। पहली ये, जून में फौज की बढ़ती रैली, अहसन इनेकाद के लिए सिविल इंतजामिया हर मुमकिन ताउन देगी, सूबाई कमिश्नर। एक और सुर्खी इसी अखबार से, मनशियात के खिलाफ पुलिस मुहिम में तेजी, 8 मनशियात फरोज गिरफ्तार, ममनुआ मादा बरामद। जी, उर्दू अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज है। जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर सूरत हाल में रखना डालने की कोशिशें की जा रही हैं। चैलेंज होंगे लेकिन हम साबित कदम रहेंगे, जयशंकर। हुकूमत रुकावटों पर काबू पाने के लिए पुरज़म। और एक सुर्खी, शबाना दर्ज हरारत में उलटफेर, बेशतर मकामात पर मामूल से कम रिकॉर्ड। और एक सुर्खी, वादी में 3.1 शिद्दत का ज़लज़ला, मरकज शुमाली जिला बारामुल्ला था, कोई नुकसान नहीं। और एक सुर्खी, जोजिला के मकाम पर बर्फानी तोदा गिराया, श्रीनगर लेह शहरा ट्रैफिक के लिए बंद। और आखिरी सुर्खी इस अखबार की, 4 अजला में बर्फानी तोदे गिराने की वार्निंग।
मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास भी और इस अखबार में कोरोना वायरस के हवाले से खबर शाया हुई है। ये नाम अब बहुत आम है, बहुत ज़्यादा हम इस हवाले से सुनते हैं और ये नहीं कि मुसलसल इसके केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों आपने ये भी सुना होगा खबरों में कि एक शख्स की मौत भी वाक़ हुई इस कोरोना वायरस की वजह से। गोया इसी हवाले से जो आलमी इदारा सेहत ये कह रहा है कि कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना नामुमकिन है। जी, अंग्रेजी अखबार के अंदरूनी सफ़े से ली गई चंद खबरों की सुर्खियाँ। स्टूडेंट्स रैलीज टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन फंडामेंटल टू वुमेन्स एम्पावरमेंट, तसद्दुक मीर। और एक सुर्खी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इशूज एडवाइजरी फॉर स्नो हिल इफेक्टेड ऑर्चिडिस्ट्स। और एक सुर्खी सी अखबार की, वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट, डीसी अनंतनाग। आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है, ये मकामी अंग्रेजी रोजनामा है और इस अखबार से भी हम आप तक दो अहम सुर्खियाँ पहुँचाएंगे। पहली ये, CEO रिवाइव्स यात्रा अरेंजमेंट्स, और एक सुर्खी सी अखबार से 135 किलोमीटर बानिहाल बारामूला रेलवे सेक्शन टू हैव डबल लेन सून। जी, और मेरे पास जो अखबार बचे हैं इनसे सुर्खियाँ आप तक पहुँचा रहा हूँ। हज पर जाने वाले आज़मीन को इजाफी अखराजात अदा करना होंगे। फी आज़िम से 3,95,385 वसूल किए जा रहे हैं। और एक सुर्खी, वज़ीर दिफा ने चंडीगढ़ में अपनी नौयत के पहले एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का इफ्तिताह किया। फ़ज़ाई ताकत में होगा मज़ीद इजाफा। और ये जो आखिरी अखबार मेरे पास बचा है इसकी सुर्खियां सुन लीजिएगा। गो एयर के मालियाती बहरान का असर, हवाई किराए की ऊंची उड़ान सयाहत के लिए बायस तशवीश। श्रीनगर से दिल्ली हवाई टिकट की कीमत 26,000 रुपये से भी ज़्यादा, हुकाम से मुदाखलत की अपील। और आखिरी सुर्खी सुनिएगा नाज़रीन, वतन ये जो सुर्खी मैंने इसका इंतखाब किया है, बरसती बारिश और ख़राब मौसम के बावजूद राजौरी में ऑपरेशन जारी। और ये थी कुछ सुर्खियां जो हमने आप तक पहुंचाई इन अखबारात से। और मैं जानता हूं, बल्कि हम जानते हैं कि इस सेगमेंट का आपको बड़ा इंतज़ार रहता है, वो भी आजकल के दौर में जब अखबार ख़रीदने का थोड़ा सा वो चेंज हो गया है। जो एक ज़माने में हम अखबार ख़रीद के बड़े पर्टिकुलर होते थे इस ताल्लुक से कि खासकर बच्चे अखबार पढ़े ताकि उनकी लैंग्वेज भी दुरुस्त हो जाए और अप टू डेट रहे। वो खैर हम अपनी एक कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में कि आपको अप टू डेट रखें हालात व वाक़ात के हवाले से। जी बिल्कुल। और कई ऐसे दुकानदार मैं देखती हूँ सड़क पर, वो अगर कोई चीज़ बेच भी रहे हैं साथ में वो सुबह सुबह अखबारात भी देखते हैं। और वो एक अच्छी चीज़ भी है अखबारात जो है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ भी हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इकरा भी एक मीडिया हाउस के साथ जुड़ी हुई है, तो जो हमारे वो दोस्त हैं उनकी रोजी रोटी इस काम से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि वी शुड ऑल्सो हेल्प, जितना हमसे हो सके। हम 2 रुपये 3 रुपये का तो अखबार आता है, अखबार खरीद कर पढ़ने का मजा ही अलग है। बिल्कुल। खैर नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे साथ आज प्रोग्राम में डॉक्टर वरीश कुमार हैं, वक्तन फवक्तन प्रोग्राम में आते हैं और हमें आगाह करते हैं IVF के हवाले से। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, 3 साल हो गए ये सेंटर यहाँ पर चलाते हुए कश्मीर में। पहले जिस तरह से आपने देखा होगा लोगों में वो तजब्जुब, वो डर, वो खौफ, कंफ्यूजन, जब वो आते होंगे तो कई सारे सवालात उनके जहन में। आज जब वो आते हैं, इतना सब कुछ जानते हैं वो वरदान के लिए, वरदान अब उनके लिए नया नहीं है, क्या कहते हैं, कौन से सवालात रहते हैं? मेन जो है सवाल वो तो है विश्वास। अच्छा ठीक, फेथ उनको हमें क्रिएट करना है, हमें उनमें फेथ क्रिएट करना है। सेकंड रहता है बहुत सारे ऐसे कपल्स जो फेल हो चुके हैं ऑलरेडी डिफरेंट ट्रीटमेंट से, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम लोग ऐसा क्या करेंगे जिससे उनको कामयाबी मिले। थर्ड क्वेश्चन रहता है कॉस्ट। राइट। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कॉस्ट का। जब भी बात होती है कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, मजदूरी करते हैं, डेली वेजेस पे हैं, जी, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत सारा मतलब जो किसान है, फार्मर है, जो रोज कमाते हैं, साउंड नहीं है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं। वो सब लोग जो हैं उनको एक उम्मीद रहती है हमसे कि हम किस तरीके से उनको हेल्प दें कि वो उसको अफोर्ड कर सकें, उसको वो समझ सकें और उसके बाद उनका वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। 3 महीने पहले एक ऑटो रिक्शा वाला मेरे पास आया कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत, और एज भी ऑलमोस्ट 45 प्लस होगी उसकी वाइफ की। बहुत सारा कुछ देखा गया, बहुत सारा कुछ समझा गया एंड ट्रीटमेंट किया गया। उनको कहा कि आपको 1 महीने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। अब आप रोज़ ऑटो चलाते हो, रोज़ कमाते हो, रोज़ खाते हो,
तो किस तरीके से सब होगा। तो उन्होंने बोला कि एक औलाद के लिए हमें कोई भी कुर्बानी करनी पड़ेगी, तो हम वो कुर्बानी देने को तैयार हैं, बट हमारा ट्रीटमेंट ठीक होना चाहिए जी। जलंधर आए, ट्रीटमेंट हुआ, अल्लाह की दुआ मेहर हुई, और उसको अब पेट में 2 बच्चे हैं एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल। माशाल्लाह। एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, हमारे पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि पेशेंट को फ़ायदा हो। सही है। पैसों की बात बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे पहला कि क्या हम राइट डायरेक्शन में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या उस ट्रीटमेंट से पेशेंट को फ़ायदा होने वाला है, क्या वो पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल है हमारे पास वहाँ पे आके। सो वरदान ने कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइज करी जिससे कि पेशेंट को कश्मीर से वहाँ आके ऐसा ना लगे कि वो अपने घर से बाहर आया। अच्छा। सो हमने एक बिल्डिंग मैंने एक डेडिकेट कर दी कश्मीर के कश्मीरीज के लिए जलंधर में। अच्छा। सो उसमें ऑलमोस्ट कोई 20 to 25 कपल्स अकोमोडेट हो जाते हैं। ओके। एंड उस बिल्डिंग में सिर्फ कश्मीरी ही रहते हैं, वेरी नाइस, ताकि उनको किसी तरीके की कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो, होमली फील हो, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रहें जी, एक दूसरे के साथ समझें कि क्या है, और मिसअंडरस्टैंड ना हो किसी चीज को, क्योंकि कई बार लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, उसके कारण भी ऐसा होता है। सो कपल्स बहुत कंफर्टेबल हैं अब, और अब वहाँ पे कई बार कपल्स जो हैं वो 3-3 महीने रहते हैं। अभी एक पीछे एक कपल था, उसको ऑलमोस्ट 5-6 बारी प्रेगनेंसी हुई और वो प्रेगनेंसी खराब होती चली गई। अच्छा। उन्होंने फर्स्ट डे जिस दिन हमने उनको बोला कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप कंसीव कर चुके हैं जी। पहले तो थोड़ा सा उनको डर लगा कि फिर वही ना हो जाए जो पहले हुआ था। अब हमने जब 4 महीने की प्रेगनेंसी क्रॉस कर ली, हमें लगा कि अब ये कश्मीर में जाके कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे आके थोड़ा सा अपना डाइट और अपना खाना और ये सब चीज़ें, प्लस जो आबो हवा है, जो माहौल है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहते हैं। 4 महीने वो एक ही रूम में अपना हस्बैंड एंड वाइफ रहे। 4 महीने की प्रेगनेंसी हो गई और अब वो 4-5 दिन पहले वापस आए हैं एंड दे आर कंफर्टेबल और प्रेगनेंसी सेफ है। इसी से मुंसलिक मेरा एक सवाल है, यहाँ के पेशेंट्स जो है उन्हें बाहर क्यों जाना पड़ता है इस इलाज के लिए? आप यहाँ क्यों नहीं इस तरह का सिस्टम कायम करते हैं? इकरा, क्वेश्चन इज नॉट कि हम यहाँ पे ये फैसिलिटी अकोमोडेट नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको वेदर कंडीशंस के कारण हम यहाँ पे स्टेबलाइज नहीं कर सकते। अच्छा। अब यहाँ पे जैसे हम कश्मीर में हैं, देखते हैं कि जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है उसमें लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल है, मैट्रेसेस हैं, वुड ज़्यादा है, फ्लोर पे भी, छत पे भी। इन चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमको एक स्टरलाइजेशन प्रोसेस से निकलना पड़ता है। अच्छा। वो स्टरलाइजेशन प्रोसेस आप एक लकड़ी को नहीं कर सकते। अच्छा। यू कैन नॉट स्टराइल अ वुड, ओके। यू कैन मेंटेन इट बट यू कैन नॉट स्टराइल। जब वो स्टराइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टरलाइजेशन में मॉइस्चर चाहिए, स्टरलाइजेशन में ओवर हीटिंग चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो हैं इनसे सिक्रीशंस आती हैं बाहर। अच्छा। अच्छा। अब आपने एक कालीन बिछाया हुआ है, तो उसमें कालीन में रोज कुछ ना कुछ अंदर जा रहा है और उससे कुछ ना कुछ बाहर आ रहा है। सो वो सब चीज़ें जो हैं वो एक लैब को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। तो ये एक रीज़न हो सकता है। एक रीज़न है। सेकंड रीज़न है कि कुछ मीडियाज हैं, कुछ केमिकल्स हैं जिनको हम लोग इन कंडीशंस में स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनका कुछ पीएच वैल्यूज हैं। अच्छा। सो जब किसी चीज़ की कोई वैल्यू है पीएच की, जब जैसे ही हम उनको इस वेदर में बाहर निकालते हैं तो वो वैल्यूज चेंज होती हैं, जिसके कारण जो एम्ब्रियो है या जो स्पर्म है या जो एग है उसको हमको स्टैंडर्डाइज करने में कई बारी प्रॉब्लम आती है। राइट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम लोग शायद इस साल के आखिर में कुछ कंस्ट्रक्शन डिफरेंट करके, अच्छा। ओके, जिसमें ये वुड का यूसेज ना हो, रिक्वायरमेंट है बेसिकली। हाँ, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। आई एम ट्राइंग कि बाय नवंबर-दिसंबर हम लोग कुछ ऐसा इनिशिएट करने लगे हैं कि हमें ये सब चीज़ें एज पर द स्टैंडर्ड जो वर्ल्ड में यूज होती हैं। जी। अब ये सोचें कि अब यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो बहुत ठंडे मुल्क हैं, उनमें भी तो ये सब कुछ होता है, बट उन्होंने अपना स्टैंडर्ड चेंज करा, सिर्फ उसी चीज़ को डेवलप करा जो इस ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्वेट है। जब उन्होंने इस चीज़ को डेवलप करा तो वो भी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा। सो उसको कैसे, वो टेक्निकली हम उसको किस तरीके से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, उसको बना पाएंगे। एक बहुत बड़ी टीम कश्मीर की डॉक्टर्स की और वरदान के डॉक्टर्स की टीम, इसके ऊपर डेली हम लोग सलाह मशवरा कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको डेवलप किया जाए, ताकि कश्मीर के पेशेंट्स को कश्मीर में ट्रीटमेंट दे दिया जाए, बेहतर तरीके से वो फैसिलिटेट हो पाए। तो हम उम्मीद रखेंगे आने वाले वक्त में इस हवाले से भी इक़दाम उठाए जाएंगे।
एक बुनियादी किस्म का सवाल मुझे लगता है कि जो हमारे अभी देखने वाले हैं, जो अभी तक इस नियामत से महरूम हैं, वो पेरेंट्स चाहते होंगे कि इस बारे में हम बात करें। एक बेसिक आइडिया दे दें कि इस ट्रीटमेंट पर खर्चा तकरीबन कितना आता है। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग सी एक बात है। डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले डायग्नोज बनाना जरूरी, कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, 5-10 हज़ार रुपए का खर्चा और सारी एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। ओके। फिर उस कंप्लीशन के बाद अगर सपोज उसमें कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होना चाहिए, वो पेशेंट को डे 1 पे हर चीज पहले ही बता देनी चाहिए और पहले बता दी जाती है। राइट। जब हम आईवीएफ की बात करते हैं तो आईवीएफ में लोगों की परसेप्शन ये है कि बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। यस, पैसे लगते हैं, बट उसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं। अच्छा। पेशेंट में एग्स की कॉस्ट बहुत बड़ी फैक्टर है, स्पर्म किस तरीके का है, उसके ऊपर क्या हम मेडिसिन दे रहे हैं। कई पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, सो उन नॉर्मल, ये आज मुझे तंग करने के मूड में है। जी। सो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स जो कि टाइम पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, बट हमने ये देखा है कि जब हम आईवीएफ की बात करते हैं जी, तो पेशेंट का जो एक्सपेंस है वो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख तक चला जाता है। अच्छा। इट्स अ वेरी हाई प्रोसीजर, बट ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए, प्रेगनेंसी नहीं हुई, लेडी में कोई प्रॉब्लम है, ट्यूब्स ब्लॉक हैं, हार्मोन्स काम नहीं कर रहे, स्पर्म काउंट कम है, डिफरेंट मेडिसिन खाने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए, लेडी के यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ एक पेशेंट को आईवीएफ तक ले जा सकती हैं। जी। और उसी प्रोसीजर से वो पेशेंट जो है, लेडी जो है, वो प्रेगनेंसी अचीव कर सकता है। उनके पास और कोई तरीका नहीं है। सो आईवीएफ एक बहुत एंड रिजल्ट है एक ट्रीटमेंट का, बट उससे पहले बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हैं, जिनमें बहुत सारे पैसे नहीं लगते, और पेशेंट को जब समझ आती है कि ये मेरे लिए ये ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट है, तो किसी न किसी तरीके से अपना इंतजामात करते हैं, आते हैं, ट्रीटमेंट होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो फिर उनको सब कुछ भूल भी जाता है। इसी से हाँ, मुंसलिक मेरा एक सवाल है। आपने जैसा कहा कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं होते हैं, और फिर अगर उन्हें इतना कॉस्ट इस पर खर्चा आ जाता है 1-2 लाख के करीब, क्या उनको रियायत मिलती है, कुछ कंसेशन मिलता है उनकी इस हालत को? और इसके साथ जुड़ा मेरा ये सवाल है कि हर एक जो बड़ा बिजनेस हाउस होता है वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ काम ऐसा करते हैं जिससे लोगों का फायदा हो। तो क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कि वो लोग, अभी आप एक ऑटो रिक्शा वाले का जिक्र कर रहे थे, वो लोग जिनकी एफोर्डेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, उनकी आप कम्प्लीमेंट्री बुनियादों पर मदद करते हैं? बेसिकली अगर हम बात करें कि वरदान उन लोगों के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, तो वरदान ने आज से 10 साल पहले एक मैंने इंस्टीट्यूशन खोली थी जिसमें विज्ञान और वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट उसका नाम रखा गया था। ओके। बेसिकली वो ट्रस्ट इसलिए खोला था कि मैं हर साल 10 गर्ल्स जो अनएजुकेटेड गर्ल्स हैं उनको अडॉप्ट करता हूँ। वेरी नाइस। और उनको एजुकेट करते हैं हम टिल 10th। उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनका कपड़े, एवरीथिंग। सो आई हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग दोज गर्ल्स सिंस 10 years। ओके। अब क्योंकि कश्मीर में और हमारे वहाँ नॉर्थ में भी बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनमें कुछ कंट्रीब्यूशन, जैसे हॉस्पिटल की फीस है उसमें कंसेशन, कुछ मेडिसिन हैं उसमें कंसेशन, कुछ टेस्ट हैं उसमें कंसेशन, ये वो ट्रस्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा। अब वो ट्रस्ट क्या है, बेसिकली जिन लोगों को प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाते हैं उसमें, कुछ वरदान कंट्रीब्यूशन देता है उसमें, तो उनको मतलब जो उसमें जो फंड्स हैं वो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ताकि उनको किसी न किसी तरीके से मदद दी जा सके, उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जा सके, प्रेगनेंसी अचीव करें और कम से कम अपने घर में खुशियां जो हैं वो लेके आ सकें। राइट, ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि लोगों की उम्मीदें फिर बढ़ जाती हैं जब कोई इदारा बड़ा बन जाता है, लोग उसे एक्सपेक्ट भी करने लगते हैं। तो डॉक्टर साहब, और एक बुनियादी किस्म का सवाल वो ये कि जब कोई इंसान इस किस्म का ट्रीटमेंट अपनाता है,
चार पैसे भी खर्च करता है, लेकिन उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो इंसान निराश हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है। तो इसमें ये बताइएगा कि दोबारा फिर वो एफर्ट लगाने से या दोबारा उस प्रोसीजर को फॉलो करने से क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, कोई भी प्रोसीजर 100% गारंटी वर्ड यूज़ करके नहीं अडॉप्ट किया जा सकता, ये बहुत क्लियर होना चाहिए जी। और ये क्लैरिटी भी है। मेडिकल साइंस है जिसमें आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोशिश डॉक्टर की हमेशा यही होती है कि पेशेंट को आराम आए, बट कुछ चीज़ें हैं जो नेचर ने अपने हाथ में जो रखी अपने हैं, कंट्रोल में नहीं होती, जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है, होती। जिसको हम अनएक्सप्लेन्ड रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी कहते हैं, जी। जिसको आज तक ना कोई समझ पाया है और ना उसके बारे में किसी को बहुत ज़्यादा एडवांस जानकारी भी है। बट जब हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी को देखते हैं कि एक पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाया, निराश होने की तो ज़रूरत नहीं है हज़रत। बहुत सारे लोग हैं जो रिपीटेड साइकिल्स करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, वरदान भी उनके साथ खड़ा रहता है ताकि उनको किसी ना किसी तरीके से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर निकाला जा सके। सो कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए। कोशिश करने के बाद ही कुछ ना कुछ हासिल होगा। घर बैठने से या मायूस हो जाने से या निराश हो जाने से और ज़्यादा बढ़ेगी, दूसरे इश्यूज पैदा हो जाएंगे। यस। सो हेल्प डेफिनेटली एक तरीका है। सेकंड, ट्राई करना बहुत जरूरी है। ट्राई मींस कुछ ना कुछ हासिल होगा। वेरी राइट, सही है। अच्छा, इन बिटवीन हमने ट्रस्ट के हवाले से बात की थी, तो मेरे जहन में ये सवाल आया, हम तो किसी से ये कहेंगे कि आप हम पर भरोसा करें, लेकिन हमारा बोलना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बाकायदा एक प्रूफ चाहिए जिससे मुझे भरोसा हो, यकीन आ जाए। ऐसा कुछ है आपके इस इदारे में? अगर एक कपल वरदान में आया और उसको अगर हमारी जो ऑफर्स हैं, जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो फैसिलिटी हम उनको ऑफर कर रहे हैं, अगर भरोसा नहीं है तो उनको अपना ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपका भरोसा हमारे पे होगा तो उससे कुछ फ़ायदा होगा। सही है। अब जब ये लोग कहते हैं कि हमें भरोसा नहीं है और हम ट्रीटमेंट भी कराना चाहते हैं, तो वो ट्रीटमेंट ना नहीं कराएं। होगा, सही बात है। उसको ट्रीटमेंट नहीं माना जा सकता। फिर वो वन साइडेड हो गया कि आप अपना ट्रीटमेंट इसलिए कर रहे हैं कि आपको हमसे सब कुछ चाहिए, पेशेंट से हमें भी बहुत कुछ चाहिए। एक उनका कॉन्फिडेंस, वेरी राइट, एक उनका विश्वास। ये दो चीज़ें जब पेशेंट एक डॉक्टर के ऊपर छोड़ देता है तो डॉक्टर की पूरी कोशिश होती है कि वो हर तरीके से उनको बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी देके उनको किसी तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। जी। सो वरदान में हमेशा एक कपल को पहले ये समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग इस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, इतना वक्फा लगेगा, इतने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और सब कुछ जो है वो ठीक होना चाहिए। इस तरीके का ट्रीटमेंट जब हम पेशेंट से देते हैं तो डेफिनेटली उसको हेल्प मिलती है। अब कल एक पेशेंट था तो प्रेगनेंसी हुई, उनको बोला गया कि अभी आप कश्मीर वापस ना जाएं, वो जल्दबाजी में कश्मीर वापस आ गए। 2.5 मंथ पे उसका बेबी डेड हो गया। तब तक उसको पैसे भी लग गए। अब वो कहता है कि डॉक्टर साहब आप हमें फोर्स करते कि आप यहाँ रहो। मैंने कहा मैं तो आपको सिर्फ एडवाइस कर सकता हूँ कि आप अभी ट्रैवल मत करें। आपके केस में पहले ही आपके साथ ये एक्सीडेंट 2-3 बारी हो चुका है। अब अगर अल्लाह की मेहर से तुम्हें प्रेगनेंसी आई है, वरदान ने इतना एफर्ट किया, आपने इतना एफर्ट करा, इतने पैसे खर्चे, आपको बोला गया था कि जब तक हम इस पीरियड को नहीं क्रॉस कर जाते आप प्लीज़ अपनी वाइफ को यहाँ से ट्रैवल मत कराएं। आप ट्रैवल करा के आए यहाँ पे और यहाँ आने के 2 हफ्ते के बाद वो प्रेगनेंसी जो है वो रुक गई। 9 वीक्स में बेबी खराब हो गया। इसमें जो बेसिक है वो कि पेशेंट को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि डॉक्टर्स अगर उनको कुछ एडवाइस कर रहे हैं तो उनको वो मानना चाहिए। जब वो एडवाइस को मानते हैं तो डेफिनेटली उसी का फायदा उन्हीं को होता है। अब ट्रैवलिंग करके यहाँ आ जाना और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेडिसिन को यूज़ नहीं करना, या जो उनको कहते हैं कि जो चीज़ें उनको प्रिकॉशंस लेनी है, प्रिकॉशन को यूज़ नहीं करना, उन चीज़ों को नहीं समझना जो हम समझाना चाहते हैं। वहाँ पे रहते हैं तो हमारी डे केयर सिस्टम है, हमारा नर्सिंग केयर है, डॉक्टर्स उनको दिन में सुबह शाम देखते हैं, पूछते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो उसको उसी समय ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कुमार कतई कलामी के लिए माजरत खा हूँ, ये बताइएगा कि कितने दिन जब ये ट्रीटमेंट शुरू होता है एक पेशेंट को, या जो खातून है या जो मर्द हैं, जो कपल है, उनको कितने दिन रुकना पड़ता है आपके सेंटर पे? अगर नॉर्मली हम पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि कम से कम 40 डेज़ का टाइम चाहिए।
ओके। ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 25 to 30 डेज चाहिए, जिसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से लेके उनका रिजल्ट जो है वो आता है ऑलमोस्ट 25 to 30 डेज के बीच में। उसके बाद जब एक बारी प्रेगनेंसी पेशेंट अचीव कर लेता है तो हमारी कोशिश होती है कि 2 हफ्ते उनको और रुकना चाहिए, तब तक हमें ये पता लग जाए कि उनकी प्रेगनेंसी जो है वो प्रॉपर तरीके से वायबल हो गई है, बेबी का हार्ट बीट जो है वो आ जाता है। ओके। एक बारी प्रेगनेंसी में बेबी का हार्ट बीट आ गया और पेशेंट अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर वो ट्रैवल कर सकते हैं। 90% पेशेंट्स जो हैं जो आईवीएफ से प्रेगनेंसी अचीव करते हैं नॉर्मली बाई एयर ट्रैवल करते हैं। हाँ। बेशक वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, मजबूरी बट ये हाँ मजबूरी भी है और सेफ्टी भी है। ओके। जब वो रोड ट्रैवल करते हैं तो कई बारी उसका नुकसान भी होता है, बिकॉज वहाँ से श्रीनगर आने के लिए कम से कम जम्मू जो हमारा नेशनल 10-12 घंटे लगते हैं और फिर रोड्स का तो हमें पता ही है। सो डेफिनेटली वो प्रिकॉशंस क्या हैं, किस तरीके से उन्हें ट्रैवल करना चाहिए, ये सारी बातें जो हैं उनको बहुत अच्छे से समझाई जाती हैं ताकि उसमें उन्हीं का फायदा हो, सही बात। उनको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। इतना लंबा सफर रहा है वरदान का, आगे क्या करने का इरादा है, क्या प्लान्स है? अभी तो कश्मीरियों की सेवा करने का इरादा है। क्या बात है। और हम उम्मीद रखेंगे जो आपने जिक्र किया आने वाले वक्त में उस किस्म की फैसिलिटी, उस किस्म का इंफ्रा यहाँ डेवलप किया जाएगा कि घर से दूर हमारी बहनों को या हमारे भाइयों को नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने कश्मीर में ही रहकर ये ट्रीटमेंट करा पाएंगे। वी आर ट्राइंग टू टॉक टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। हम लोग कुछ हम हेल्प चाहते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट से कुछ हेल्प चाहते हैं ताकि हम अपना यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप डेवलप कर सकें जिसमें गवर्नमेंट एडेड कुछ हमें फैसिलिटी मिले। इस तरीके से कुछ बनाना चाहते हैं जहाँ जिसका एडवांटेज जो है वो एक जनरल पब्लिक को, जनरल मासेस को मिले, ऐसे कपल्स को मिले जिससे कि हम लोग भी सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें। सो मेरी कोशिश तो डेफिनेटली ये है कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि किसी तरीके से ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे दी जाए जिससे कि एक यहाँ के जो लोग हैं उनको बाहर ना जाना पड़े, सब कुछ यहाँ पे कर सकें। आज भी हम वही कर रहे हैं, बट ये है कि हर चीज़ कश्मीर में ही तैयार की जाती है। पेशेंट की प्रिपरेशन यहाँ है, उनका डायग्नोज यहाँ है, उनकी तैयारियाँ यहाँ हैं, फाइनल प्रोसीजर के लिए उनको फिर छोटे टाइम के लिए वहाँ बुलाया जाता है ताकि जो प्रिपरेशंस वगैरह हैं वो श्रीनगर में दे दी जाएं और फिर फाइनल जो प्रोसेस है उसके लिए पेशेंट को कहते हैं कि आप वहाँ आ जाओ ताकि आप तैयार होके आओ तो हम जल्द से जल्द आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकेंगे। राइट। एक बुनियादी कंसेप्ट जो हमारे मजहब का है, दीन इस्लाम का है, वो है कि आपको हर सूरत में उम्मीद रखनी चाहिए, नाउम्मीदी कुफ्र है। अब लोगों की उम्मीदें भी पैदा हो गई हैं, जाहिर सी बात, और जब लोग आपके पास उम्मीदें लेकर आते हैं तो उसमें कई ऐसी कहानियाँ, कई ऐसे किस्से, कई ऐसे इमोशनल स्टोरीज हैं जो आप सुनते होंगे और अभी तक के आपके करियर में जाहिर सी बात है कई ऐसी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन कोई ऐसा वाकया जो आप जब आज भी याद करते हैं जहन में तो आपको खुशी होती है कि आप इस किस्म के काम के साथ जुड़े हैं? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर आता है जब हम एज की बात करते हैं। हाँ। अब कई ऐसे हैं क्योंकि ये एक ऐसा फीलिंग है एक माँ बनना जो हर औरत चाहती है शादी के बाद। बिल्कुल। कश्मीर की बात करूं तो डेफिनेटली एक लेडी जिसको शायद उर्दू, हिंदी ये सब बोलना भी नहीं आता था, हस्बैंड भी को भी कुछ नहीं आता था, उनकी एक भतीजी जो कि एजुकेटेड थी वो सारी बात करती थी, वो सारी बात समझती थी, कम्युनिकेट कर पाती थी और वही उनके साथ रहती थी। अच्छा। ट्रीटमेंट भी बहुत कराए होंगे बट प्रेगनेंसी नहीं आई। किसी ने वरदान के बारे में बताया, जैसे ही हमने ये मगरमल बाग में हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो वो लेडी आई, तो खुशबू है उसका नाम, शी इज़ फ्रॉम कश्मीर। तो वो ओल्ड एज कपल को हमने तैयार किया, बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रेगनेंसी आई, छोटी सी नन्ही सी बच्ची आई। मेरे ख्याल से शायद उससे बेटर फीलिंग मुझे कभी नहीं आई कश्मीर में। सो इट इज समथिंग विच इज अनइमेजिनेबल। और उसी तरीके से लद्दाख से एक लेडी ओल्ड एज, उसको भी एक कम्युनिकेटर लेके आता था, उनका कोई रिश्तेदार, उसको सारी बात समझाते थे, वो सारी बात करते थे। बट 4 महीने वो जलंधर में रहे। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रेगनेंसी आई, लेडी की एज 56 और फिर उसको भी बेटी हुई।
ओके, वंडरफुल। और डॉक्टर साहब, ये जो ये फीलिंग है ये समझी जा सकती है, आपने बिल्कुल। बयान किया और हम समझ सकते हैं, हमारे नाज़रीन समझ सकते हैं। अपने लिए खुशियां तलाश करना या अपने लिए खुशियों का इंतजाम करना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरों की जिंदगी में आप खुशियां लाएं, उनके लिए कुछ आप बेहतर करें, तो ये अपने आप में एक बड़े फख्र की बात है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच थैंक्स अ एंड लॉट। वी विश यू Thank बेस्ट you. ऑफ लक। डॉक्टर Thank साहब, you. नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। इस प्रोग्राम में हमारे साथ आपसे वादा रहा कि कल सुबह 8 बजे टीवी सेट ऑन करेंगे और एक मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्ग और खवातीन का एहतराम और इकराम मुझे और इकरा को दे इजाजत। हैव ए ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।